और भीषण गर्मी के बीच सीएम गहलोत ने जनता से अपील की है कि वो बिजली और पानी का सीमित इस्तेमाल करें। मई जून महीने में पड़ने वाली भीषण गर्मी अप्रैल महीने से ही शुरू हो गई है। वर्तमान में पूरा देश बिजली संकट से जूझ रहा है। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। मांग और आपूर्ति में अंतर बढ़ा है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से खरीद के लिए भी बिजली उपलब्ध नहीं है। पानी की पर्याप्त उपलब्धता के लिए भी राज्य सरकार अपनी पूरी कोशिशें कर रही है। आप सभी से अपील है कि बिजली पानी का सीमित और विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें। बिजली बचाएं, पानी बचाएं। वहीं प्रदेश में चल रहे बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम जनता से सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि 16 राज्यों में एक साथ बिजली का संकट आया है। सरकार की कोशिश है कि जनता को कम से कम तकलीफ हो। इंडस्ट्रीज पर भी 50% बिजली का कट लगा है, लेकिन दिक्कत मई के बाकी दिनों और जून को लेकर है। 16 राज्यों में एक साथ संकट आया है। हर राज्य अपनी अपनी कोशिश कर रहे होंगे, भाई मिनिमाइज करो उसको, तकलीफ कम से कम पब्लिक को ही तो कर सकते हैं। हम लोग भी लगे हुए हैं और राज्य लगे होंगे। आज 16 राज्यों में कोयले की कमी के कारण से संकट है। आप देखते होंगे मीडिया के अंदर भी। इसलिए हमारा प्रयास है, मैं 2 मीटिंग ले चुका हूँ कि कैसे बिजली के संकट में हम कम से कम तकलीफ लोगों को, जनता ने उससे मांगा है कि आप भी जरा कैसे बिजली का बचत कर सकें, जो कदम उठा सकते हैं हम लोग उठा रहे हैं। पानी की त्राही मची हुई है क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर है। जो मई और जून वाली गर्मी मार्च अप्रैल में हो जाए 45 से अबो, तो बोलते क्या होगा। चिंता हम तो कर रहे हैं कि मई जून में क्या होगा, कितनी गर्मी पड़ेगी। और सीधी तस्वीरें कोटा से लाइव। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहां पर पहुंचे हुए हैं। कोटा दौरे पर, 5 दिवसीय दौरे पर ओम बिरला कैंप दफ्तर में जन सुनवाई कर रहे हैं। ओम बिरला सीधी तस्वीरें कोटा से, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस समय पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा 5 दिन के दौरे पर पहुंचे। जन सुनवाई के लिए खासी तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। अपनी अपनी मांगों को लेकर, शिकायतों को लेकर मांग पत्र भी जो है वो यहां पर सौंपा जा रहा है। इस समय कोटा बूंदी के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। सीधी तस्वीरें इस वक्त कोटा से। ये कैंप दफ्तर है लोकसभा स्पीकर का, जहां पर जब भी वो पहुंचते हैं दिल्ली से कोटा या बूंदी के दौरे पर, तो यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगता है, लोगों की भीड़ लगती है, इकट्ठा होते हैं अपने मांग पत्रों के साथ, अपनी शिकायतों के साथ, और एक एक करके 1 to 1 कोशिश करते हैं लोकसभा अध्यक्ष सबसे बातचीत करने के लिए, सबकी समस्याओं को सुनने के लिए। और कोशिश ये भी रहती है कि मौके पर ही समस्या का निस्तारण किया जाए। अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, कर्मचारियों को फ़ोन करके इनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश मौके पर ही की जाती है। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिजली संकट के बहाने गहलोत सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस सरकार के समय बिजली संकट क्यों गहराता है। इसकी जांच हो तो बहुत लंबे भ्रष्टाचार के तंत्र महंगी बिजली खरीदने के नाम पर जरूर मिलेंगे। जब जब भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आती है, अभी सरकार है 8 से 13 के बीच में सरकार थी, और उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार जो है 98 से 2003 तक रही है। अशोक गहलोत साहब की सरकार के समय में ही बिजली का संकट और बिजली की कटौती की स्थिति क्यों बनती है, इस बात की जांच खोज आप लोगों को भी करना चाहिए। और यदि आप करेंगे तो इसमें बहुत लंबे भ्रष्टाचार के तंत्र महंगी बिजली खरीदने के नाम पर आपको जरूर मिल जाएंगे।
और मरुधरा में बिजली का संकट लगातार जारी है। मंगलवार को बिजली विभाग को मिल रही बिजली की डिमांड अक्षय तृतीया और ईद के मौके पर बिजली की डिमांड बढ़ी है। बिजली व्यवस्था सुचारू बनाना अब बड़ी चुनौती है। उद्योगों में कल बिजली की विशेष कटौती होगी। कल उद्योगों में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक बिजली की सप्लाई हो पाएगी। कृषि कार्य के लिए 3 रोस्टर में बिजली सप्लाई रहेगी सुचारू। लोड मेंटेन करने के लिए ऊर्जा विभाग ने फैसला लिया है। गंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की 250 मेगावाट की चौथी इकाई को भी सिंक्रोनाइज कर बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। गंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की चौथी इकाई के शुरू हो जाने से बिजली का उत्पादन बढ़कर 1605 मेगावाट हो गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि चौथी इकाई के शुरू होने से बिजली के उत्पादन में भी जल्दी बढ़ोतरी होगी। उधर सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में कोयले की 8 से 9 रैक प्रतिदिन आने से कोयला स्टॉक में भी मामूली सुधार देखा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद कोयले के संभावित कमी के चलते थर्मल पावर प्लांट की सभी इकाइयों को कम लोड पर ही चलाया जा रहा है और यही वजह कि पूरी क्षमता से बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा। गंगानगर सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की 2880 मेगावाट क्षमता वाले थर्मल से फिलहाल 1605 मेगावाट ही बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। टोंक जिले में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। अघोषित बिजली कटौती की वजह से स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर पा रहे। बिजली कटौती होने की वजह से मोबाइल और कंप्यूटर पर ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हो पा रही। टोंक जिले में बिजली की अघोषित कटौती से छात्र कितने परेशान हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता दौलत पारिक ने। पूरे प्रदेश के साथ साथ गंगानगर के पशुपालकों को भी पशु चारे की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। एक और पशु चारे के कम उत्पादन की वजह से तो दूसरी ओर पेट्रोल डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी की वजह से पशु चारों के दामों में कई गुना बढ़ोतरी की गई है, जिसकी वजह से गंगानगर के पशुपालक परेशान हैं। इस 365 क्षेत्र के अंदर तूड़ी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रखी है। यहाँ पर अब इतने बड़े सीजन के साथ साथ भी तूड़ी 900 रुपये से ऊपर जा रही है। मेरा मानना है कि अगर ये ऑफ सीजन हो गया तो तूड़ी 2000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास पहुँच जाएगी, जो आम गरीब आदमी है जो पशु नहीं रख सकता। गड़साना क्षेत्र में इन दिनों तूड़ी के भाव है 1000 से 900 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे हैं। हालांकि इन दिनों पीक सीजन है, जो कि पिछले साल 300 से 350 रुपये थे, इस बार 3 गुना अधिक है। वहीं पशुपालकों के लिए अब बीकानेर में मकान में हुई चोरी। बज्जू में एक मकान में करीब 50 लाख रुपए की चोरी हुई। 60 तोला सोना और करीब 10 लाख नकदी चोरी हुई है। पुलिस और डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची है। घटनास्थल से पुलिस टीम ने फुटप्रिंट लिए। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। जानलेवा चाइनीज मांझे से बीकानेर में एक हादसा हुआ। बीकानेर के नोखा में मांझे से एक बालिका घायल हुई। साइकिलिस्ट बालिका सुबह प्रैक्टिस कर रही थी। मोहनपुरा क्षेत्र की एक घटना। 14 साल के खिलाड़ी का फिलहाल उपचार करवाया जा रहा है। टोंक जिले में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। अघोषित बिजली कटौती की वजह से स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पा रहे।
बिजली कटौती होने की वजह से मोबाइल और कंप्यूटर पर ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हो पा रही। टोंक जिले में बिजली की अघोषित कटौती से छात्र खासे परेशान नजर आ रहे हैं। और 32वें दिन भी आश्वासन नहीं मिला। शहीद स्मारक पर धरने पर अड़े बैठे कोविड स्वास्थ्य सहायक। अभी तक सरकार से कोई फॉर्मल बातचीत नहीं हुई। 32वें दिन भी धरने पर है सीएचए, मांग पर अड़े हैं कोविड सहायक। आज 32वां दिन लगातार। और इसी खबर पर सीधा रुख करते हैं शहीद स्मारक की तरफ। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, आज 32वां दिन है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 32 दिनों के लगातार अनशन और प्रदर्शन के बाद भी जो है वो सरकार के साथ कोई बातचीत की कड़ी नहीं जुड़ पा रही। ना सरकार बातचीत के लिए किसी डेलीगेशन को बुला रही है और ना ही जो है वो बात आगे बढ़ पा रही है। तो ऐसे में क्या इसका रास्ता, क्या सॉल्यूशन निकल पाएगा? सौरभ। जी बिल्कुल आसिफ, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई रास्ता जो है वो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। लगातार 32 दिनों से ये लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, लेकिन संख्या जो है वो कम नहीं हो रही है। संख्या लगातार उसी अनुपात में बढ़ी हुई है और आंदोलन जो है वो लगातार जारी है। तस्वीर आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए, आज धूप में खड़े होकर जो है वो फिर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। तो हर रोज के साथ ये लोग अपने हिसाब से जो है वो आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस प्रकार से इस भीषण गर्मी में ये लोग, तमाम लोग इस धूप में खड़े होकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग धरना दे रहे हैं, जबकि 5 लोग जो है वो क्रमिक अनशन भी लगातार जारी रखे हुए। तो हर तरह से जो है वो अपनी और सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश जो है वो तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इनके लोगों से बात कर लेते हैं। रवि, किस प्रकार से आंदोलन को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं? हमें यहाँ पे आज धूप में नंगे पैर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को ये दिखाना चाहते हैं भी हम किसी भी प्रकार से आंदोलन को खत्म नहीं होने देंगे। हमने अपनी जान पर खेलकर प्रदेश की जनता की जान बचाई थी, हम यहीं डटे रहेंगे, नहीं जाएंगे कहीं भी। और हमारा आज 32 जिलों के अंदर प्रदर्शन है, जो एक साथ 32 जिलों के अंदर कलेक्ट्रेट का घेराव एसएफआई के साथ मिलकर किया जा रहा है। कल हम यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, जिसके अंतर्गत पूरे जयपुर में जब तक हमारा आंदोलन चलेगा, किसी को भी खून की जरूरत होगी तो यहाँ से हमारा बंदा भेजा जाएगा। आपको क्या लगता है, देखिए 32 दिन हो गए हैं और किसी प्रकार से कोई आश्वासन आप लोगों को नहीं मिल रहा है, फिर कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे? क्योंकि जब तक सरकार इस मामले में सोचती नहीं, तब तक कोई मतलब नहीं निकलता नहीं है। हमारा आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। सरकार आज नहीं सोच रही, कल नहीं सोच रही, चाहे 6 महीने लगे, चाहे साल लगे, हम यहाँ से नौकरी लेके ही वापस जाएंगे, ये क्लियर है। आज एसएफआई के तहत आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लगता नहीं आपको ये स्टूडेंट विंग्स और ये पॉलिटिकल लोगों के यहाँ आने से आप लोगों को नुकसान हो सकता है? एसएफआई स्टूडेंट विंग है, युवा है, वो ठीक है। सरकारों ने युवा को अलग अलग पॉलिटिकल विंग्स में बांट रखा है। ऐसे तो एनएसयूआई के भी छात्र संघ जो अध्यक्ष हैं पूर्व विनोद जी और अभिमन्यु भी पूनिया जी हैं, जो वो भी एनएसयूआई से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के भी आ रहे हैं हमारे पास। हम युवा का समर्थन ले रहे हैं, किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं ले रहे। इन्होंने जो युवा को बांटने का काम किया था पार्टियों के अंदर, हम उनको एकजुट करके दिखाएंगे, एक जगह पे लाके दिखाएंगे। और अब वो सौरभ, इनसे सवाल पूछिए कि अगर आपके साथ सरकार वार्ता करती है तो ऐसे तमाम महकमे जिनके अंदर संविदा पर लोग हायर किए गए थे, उनके सामने, सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी। फिर हर डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग संविदा पर हैं सबको परमानेंट करना पड़ेगा। तो केवल मसला आपका नहीं है। अगर सरकार आपके लिए कोई रास्ता निकालती है तो और लाखों युवाओं के लिए रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर जो है युवा संविदा पर हैं। नर्सेज एसोसिएशन है, संविदा नर्सेज एसोसिएशन है, सभी को हम इनवाइट करेंगे और यहाँ पे एक आमजन जो हमारे साथ मिलकर एक आंदोलन की शुरुआत करेंगे। 13 तारीख को जो उदयपुर के अंदर जो उनका चिंतन शिविर है, उसका घेराव करने का काम करेंगे। पूरी कांग्रेस सरकार को एक जगह घेरने का काम करेंगे। आसिफ, आपने सुना किस प्रकार से ये लोग, तमाम लोग अपना आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। और जिस प्रकार से बातचीत का जो वार्ता का दौर होना चाहिए वो अब तक देखने को नहीं मिल रहा है। और ये प्रदर्शन, सौरभ मेरी आवाज मिल रही है आपको? जितने भी दिन लगे उतने दिन तक ये लगातार
रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। सौरभ, आप मुझे सरकार सुन पा रहे हैं? उनकी बात सुनती है या नहीं, लेकिन ये लोग जो है वो तमाम प्रदर्शन जो है वो करते रहेंगे। और ये आप संख्या लगातार आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बड़ी प्रदेश के तो अलग ये अलग हिस्सों से लगातार शहीद बैठे स्मारक हुए से हैं और सीधी तस्वीरें हैं। नौकरी फिर से संविदा कोशिश कैडर में करते हैं शामिल सौरभ करने से की बात मांग करने जो की। है वो सौरभ, मेरी सरकार आवाज द्वारा आपको मिल पा रही है? उठाई जा रही है और जिस प्रकार से इस भीषण गर्मी के बीच में यह बैठे हैं, अपने आप में बताता है कि किस प्रकार से नौकरी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो इन लोगों के लिए बन चुकी है। और ये चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो लेकिन नौकरी जो है वो बहाल जो है वो की जाए। तो इस मांग को लेकर लगातार आंदोलन जो है वो जारी है। जी आसिफ। बिल्कुल, तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये तादाद जो है वो लगातार बनी हुई है। 32 दिन हो चुके हैं और अलग अलग संगठनों के लोग भी पहुंच रहे हैं मदद करने के लिए, आवाज में आवाज मिलाने के लिए। हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे थे। लेकिन सवाल ये है कि 32 दिन गुजर जाने के बाद भी कि क्या सरकार के कानों तक की आवाज पहुंचेगी, सरकार कोई बीच का रास्ता निकालेगी? सौरभ लगातार बने हुए, कोशिश करेंगे सौरभ से बात करने की। सौरभ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो ये तस्वीरें शहीद स्मारक से क्रमिक अनशन भी किया जा रहा है। बार बार बदलकर 5 लोग बैठते हैं और उसके बाद में अगला अनशन शुरू रहता है। इसके साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी घोषित कर रहे हैं। अलग अलग तरीके की ये नवाचार हैं जिससे कि शायद सरकार का ध्यान आकर्षित हो इनकी तरफ और बातचीत का कोई संवाद का सेतु बने। लेकिन फिलहाल जो है वो सरकार की तरफ से कोई ऐसा हिंट नहीं मिला है कि बातचीत होगी। सौरभ, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल आसिफ, सुन पा रहा सौरभ, हूं आप मुझे सुन पा रहे हैं? सौरभ, आपके साथ जो सीएचए का प्रतिनिधि मंडल है वो कह रहे हैं कि चाहे 6 महीने गुजर जाए, चाहे 1 साल गुजर जाए, हम जो है वो नौकरी लेकर यहां से जाएंगे। उनसे एक बार फिर से सौरभ बात करने की कोशिश कीजिए। उनसे पूछिए कि संविदा के ऊपर हायर किए हुए ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे लाखों युवा हैं जो संविदा पर हायर किए गए हैं। अगर आज सरकार आप 28,000 लोगों को कोई रास्ता निकालती है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन करती है, तो उन तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर जिनके अंदर टेम्परेरी लोग हायर किए गए हैं, सरकार के ऊपर कितना दबाव होगा? बाकी वो लोग भी सड़कों पर आंदोलन के लिए निकलेंगे। तो किस किस को जो है वो संविदा पर लिए गए लोगों को परमानेंट किया जाएगा? सौरभ, जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है कि संविदा पर लगे लोगों को किस प्रकार से परमानेंट किया जाए। ये एक सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती है। और एक 7,900 रुपये इन लोगों को मिलते थे और ये लोग करीब 28,000 हैं, तो सालाना करीब 300 करोड़ का भार जो है वो सरकार पर आता है। ऐसे में कैसे सरकार जो है वो इस पूरे इन लोगों को जो है वो वापिस से रखती है, एक सरकार के सामने भी चुनौती है। और उनसे बात कर लेते हैं कि रवि, एक बात बताओ, अगर हर व्यक्ति को जो संविदा पर लगा है उसको परमानेंट या नौकरी बहाल कर दी जाएगी तो सरकार पे कैसे मैनेज करेगी सरकार? क्योंकि ये बोलना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो ये क्लियर कर देते हैं, इतने दिन से हम बोल रहे हैं हमें कोई परमानेंट की मांग नहीं है। हमारी मांग सिर्फ संविदा कैडर की है। संविदा कैडर के ऊपर आप हमें रखो। और हाँ जी, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। सरकार बोल रही है भी अगर हमारे पास फंड नहीं है, कोई भी रिक्त पद नहीं है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सरकार निरंतर यूटीबी के ऊपर नर्सिंग कर्मियों की भर्ती निकाल रही है। 500 पदों की भर्ती अभी बीकानेर के अंदर निकली है। हर जिले के अंदर 700, 800, 500 की भर्ती निकल रही है, जिनका अगर अपने पूरी कैलकुलेशन अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज करें तो 20,000 से ऊपर जाएगी। अगर सरकार को नर्सिंग कर्मियों की जरूरत है तो वो भी एक मेरिट बेस पे निकाल रही है। हमारी तो मेरिट भी बनी हुई है। हमने कोरोना के अंदर काम, आप उसी में ही भर्ती कर लो सर। हमारा जो 9 महीने काम किया उसके ऊपर पानी थोड़ी डालेंगे हम हमारी नौकरी है जो हमें कंटिन्यू चाहिए। यूटीबी है वो फिर सरकार निकाल देगी। सिर्फ चिकित्सा विभाग के अंदर इस सुविधा प्रथा पर जोर क्यों दिया जाता है? सिर्फ चिकित्सा विभाग के अंदर ठेकेदारी पे जोर क्यों दिया जाता है? क्योंकि चिकित्सा विभाग के अंदर बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। सरकार है वो बेरोजगार की सोच को गुलाम करने का काम करती है। एक बार रख लेती है, बंदे को लालच देती है भी हम आपको रख रहे हैं। आपका कोई भी सरकारी नौकरी कर जाता है तो अच्छे भविष्य के लिए जाता है वो अपने। सरकार उसकी सोच को गुलाम करके एक बार रखती है, बाद में उसको निकाल देती है। यह सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है चिकित्सा विभाग के लिए। और बेरोजगारी जो निरंतर चिकित्सा विभाग के अंदर बढ़ रही है उसका रीजन भी यही है, क्योंकि जितनी भी पोस्टें हैं चिकित्सा विभाग में, आप एक सर्वे करवाइए, आप एक ऑपरेशन करवाइए अपने न्यूज चैनल के माध्यम से। हर हॉस्पिटल के अंदर 70% स्टाफ है जो वो यूटीबी, संविदा और ठेकेदारी पे रखा गया है।
मात्र एक ऐसा लालच होता है, वो होता है सरकारी नौकरी। आज बेरोजगारी इस स्तर पे है, हमें भी इसी लालच के साथ ज्वाइन किया था। सरकार ने हमारे साथ एक धोखा किया। आज आप एक तरफ से देखो 3 महीने रखा, कोरोना के लिए रखा, एक्सटेंशन बढ़ाया, सरकार ने अपनी मर्जी से बढ़ाया। कोरोना का काम हमारा काम था, जब हमारी विज्ञप्ति निकली थी दवा वितरण व सर्वे का, सरकार ने हमारा काम बढ़ाया। कोरोना के अलावा भी हमसे काम लिया, सरकार ने हमारा यूज तो किया है ना। तो आज अगर हम सुविधा कैडर मांग रहे हैं तो गलत कहाँ है? हम कोई परमानेंट की मांग नहीं कर रहे, आप हमें सुविधा पे रख लीजिए। दिक्कत क्या आ रही है? हम सिर्फ एक नौकरी मात्र की इच्छा से, सेवा भाव है। 7,900 में आपको भी पता है घर कैसे चलते हैं, हम उसमें भी चलाने को तैयार थे, इतना टाइम चलाया है ना। तो आज अगर हम अपना हक मांग रहे हैं तो गलत कहाँ है? आसिफ, आपने सुन लिया सौरभ, कि किस ये प्रकार लोग, से ये इनका लोग अपनी प्रतिनिधिमंडल बात- दिल्ली गया, प्रताप सिंह खाचरियावास के पास पहुंचा, मुख्यमंत्री के ओएसडी से बातचीत की कोशिश हुई, तीनों जगह से जो है वो किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्या अब कोई बातचीत का न्योता इन्हें मिल रहा है? कोई बातचीत संवाद का जरिया कोई बन रहा है, या यथास्थिति बनी हुई है दोनों के बीच में संवादहीनता की? जी बिल्कुल, फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि यथास्थिति जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जिन लोगों ने पहले आश्वासन दिए थे, चाहे बात पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी की हो या फिर प्रताप सिंह खाचरियावास की हो, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया था, मुख्यमंत्री से बात करने की बात कही थी, लेकिन उनके आश्वासन पे बात करने की बात पर जो है वो अब तक कोई बात अभी तक बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और यही कारण है कि जिन लोगों से, जिन अधिकारियों से बातचीत हुई, उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि आप धरने से हट जाइए, उसके बाद जो है वो हम लोग आप लोगों की मांगों पर विचार करेंगे और देखेंगे क्या कुछ किया जा सकता है। लेकिन चूंकि अब तक किसी प्रकार से कोई बातचीत बनी नहीं है, इन लोगों का ये कहना है कि एक बार यहाँ से धरने से उठ गए उसके बाद आंदोलन जो है वो खड़ा जो है वो नहीं किया जा सकता। इस लिहाज से ये लोग यहीं पर ही जमे हुए हैं, बैठे हुए हैं। और ये तस्वीरें, इस प्रकार की रोजाना की तस्वीरें आसिफ की, ये किस प्रकार से इस भीषण गर्मी में लगातार आंदोलन किए हुए, कोई क्रमिक अनशन कर रहा है, कोई एक दिन सौरभ, भोजन कर रहा है, कुछ तस्वीरें परेशान इसलिए भी करती हैं कि युवाओं का समझ में आता है धरना प्रदर्शन, लेकिन वो तस्वीरें ज्यादा परेशान करती हैं सौरभ, जहां पर महिलाएं बहुत छोटे छोटे बच्चों के साथ 45 डिग्री के टेम्परेचर में इस मैदान में बैठी हैं। यहाँ पर शहीद स्मारक पर अपना ना सोचे, कम से कम वो अपने बच्चों के बारे में जरूर सोचें सौरभ। जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन चक्कर ये है कि ये लोग चाहते हैं कि जो गर्भवती महिला है वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर सोच रही है कि आज नौकरी मिल गई तो बच्चे का भविष्य जो है वो बन जाएगा। और परिजन भी यहाँ पर पहुंचे हुए, वो भी सोच रहे हैं कि अपने बच्चे के भविष्य जो है वो बनाना ज़्यादा जरूरी है। इस लिहाज से इन तमाम लोगों के माता पिता भी जो है वो ये कह रहे हैं कि लगातार जो है वो आंदोलन जारी रखें। कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपके घर वाले पूछ नहीं रहे कि कब तक घर पे यहाँ पे रहोगे, घर पे आ जाओ, बहुत दिक्कतें हो रही होंगी? घर वाले डेली पूछते हैं, लेकिन जब तक हमारा पूरा गहलोत सरकार काम नहीं सुनेगी या हमें संविदा कैडर में शामिल नहीं करेगी, तब तक हम धरना कंटिन्यूस चालू रखेंगे। आज 32 दिन हो गए, लेकिन हमारा अभी तक गहलोत सरकार ने कुछ भी नहीं सुना, ना हमें आश्वासन दिया है कि आपका काम हो जाएगा। जब तक हमारे यहाँ काम नहीं होता तब तक हम धरना कंटिन्यूस चालू रखेंगे। क्या कह रहे हैं आपके माता पिता? कुछ कह रहे होंगे कि बच्चे कब तक यहाँ पे रहोगे, आप घर आ जाओ? हाँ, मम्मी पापा कह रहे कि कब तक आओगे घर पे, तो हमने बोला हम जब तक हमारा CHE की नौकरी नहीं मिलेगी जब तक हम नहीं आएंगे। देखिए आसिफ, आपने सुन लिया। देखिए, यहाँ तो प्रदर्शन चल ही रहे हैं, जिलों में भी लगातार, क्योंकि 28,000 है, 28,000 लोग यहाँ पर नहीं है, जिलों में भी फैले हुए, तो जिलों में भी लगातार प्रदर्शन जो है वो इनके द्वारा किए जा रहे हैं। और ये रोजाना की तस्वीर जो है वो शहीद स्मारक से बन रही है। ऐसे में होना ये चाहिए कि सरकार का कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर आए और उनको समझाइश करे कि किस प्रकार से धरना जो है वो समाप्त किया जाना। इस लिहाज से जरूरी है, क्योंकि 32 दिन अपने आप में बहुत ज्यादा होते हैं, कई तरह की दिक्कतें जो है वो इनको भी उठानी पड़ रही है। ऐसे में बीच का रास्ता जरूर इसमें निकाला जाना चाहिए। जी बिल्कुल सौरभ, और 32 दिन भी बिना संवाद के, संवादहीनता की स्थिति में 32 दिन, कोई गतिरोध भी नहीं है कि सरकार ने कोई अपनी तरफ से प्रपोजल दिया, इन्होंने किसी प्रपोजल को ठुकराया। सवाल यह है कि अभी तक कोई बातचीत ही नहीं हुई है। बातचीत होगी उसके बाद के अंदर बहुत हद तक मुमकिन है कि गतिरोध लंबा चले। सौरभ, बने रहिएगा, समय समय पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।